वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक के बाद एक हम लोग प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में हमने शिक्षण, साइकोलॉजी, ईवीएस और मैथ को कंप्लीट किया। अब जरूरत है तो बस एक के बाद एक सभी प्रैक्टिस सेट को करने का, और वो टेक्निक और टैक्टिक्स सीखने का कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि ये चीज़ें याद करने की है ही नहीं, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। ये चीज़ें समझने के लिए आपको एक बार समझ में आ गया कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सोच रखनी चाहिए, तो फिर तो आपसे वो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। नहीं तो फिर वही चीज़ें आपके लिए टफ बनती जाती हैं। और हमारा जो प्रैक्टिस है आज आप देख सकते हैं कि 9 जनवरी 2023 का है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो बिना देरी के चलते हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और ये आप लोग के सामने पहला सवाल। एक सेकेंड। ये आप लोग के सामने पहला सवाल। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। चलिए। ये आप लोग के सामने पहला सवाल है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावी होता है आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या सामाजिक नीतियों से। क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। मतलब आपने पढ़ा था कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और मैंने उस समय बताया था कि विकास को हर एक चीज प्रभावित करते हैं। अधिगम का जब केस आता था, अधिगम को लिंग नहीं प्रभावित करता, बाकी सभी चीजें प्रभावित करती है। पर विकास को लिंग के साथ साथ सब कुछ प्रभावित करती है। लिंग भी प्रभावित करता है, बाकी सभी चीजें। तो देखिए, यदि किसी बच्चे का विकास है तो अनुवांशिकता के कारण भी प्रभावित होगा, शिक्षा के कारण भी विकास प्रभावित होते हैं, संस्कृति के कारण भी विकास प्रभावित होते हैं। तभी तो आप पढ़ते हैं सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, और सामाजिक नीतियों के कारण भी विकास प्रभावित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 कि विकास सभी के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4, 1, 2, 3 और 4। तो बेझिझक के सीधा क्वेश्चन था कि विकास किससे प्रभावित करते हैं, और आपने पहले से पढ़ा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी के सभी होते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो विकास को प्रभावित ना करे। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं वातावरण। विकास के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं वो डालने वाले हैं वातावरण और वंशानुक्रम। वंशानुक्रम वह गुण है जो आपको जन्म से पहले मिल जाता है। जन्म से पहले माता पिता से जो गुण मिले वंशानुक्रम या अनुवांशिकता बोलते हैं। और वातावरण वो चीज है जिससे आपको जन्म के बाद जो गुण मिलते हैं वो सारे कहां से मिलते हैं? आपको वातावरण से। जन्म के पहले जो आपको गुण मिले, आपके डीएनए, क्रोमोजोम, या फिर आपके जो गुणसूत्र होते हैं, या जिसे आप बोलते हैं अनुवांशिकता या वंशानुक्रम के जरिए जो भी गुण आपको मिले, वो सारे गुण किस में आ जाते हैं? वंशानुक्रम में। बालों का रंग, आंखों का रंग, बुद्धि की शक्ति कितनी तेज होगी, ये सारी चीजें। और वातावरण में जन्म के बाद जो आसपास का वातावरण बच्चे को प्रभावित करता है, और उसके वजह से बच्चे को जो सारे गुण मिलते हैं किस में आते हैं? वातावरण में। अब देखिए, अनुवांशिकता तो हो गया ये वाला, तो प्रभावित करेगा ही। शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक नीतियां, ये कहां पाई जाती है? वातावरण में। जिसका मतलब ये चारों विकास को प्रभावित करेंगे। और सही ऑप्शन होगा कौन सा? चौथा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। बोला बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। आपने विकास के बारे में मेरी लेक्चर सुना होगा, तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए, बच्चों का विकास होता है व्यवस्थित रूप से, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। मतलब जो विकास होता है व्यवस्थित होता है कि सभी मानव में विकास उसी तरीके से होंगे कि हर व्यक्ति पहले हाथ पैर के सहारे चलेगा, हर व्यक्ति फिर किसी चीज का सहारा लेके, दीवार का सहारा, या फिर कोई खिलौने आते हैं जिसके सहारे बच्चा चलना सीखता है। हर व्यक्ति उसके बाद धीरे धीरे उछलना कूदना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। मतलब ये क्रम है व्यवस्थित जो सभी में पाए जाएंगे। लेकिन फिर भी विकास में क्या पाई जाती है? वैयक्तिक विभिन्नता।
मतलब कोई बच्चा पहले चलना सीखेगा, कोई बाद में, कोई पहले बोलना सीखेगा, कोई बाद में, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सभी के अंदर क्या मिलने लगेगा, आपको अंतर। होता तो विकास एक ही जैसा है, पर सभी का विकास अपने रूप में बिल्कुल क्या हो जाते हैं फिर अलग। तो वही कि व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वो कैसा होता है, वैयक्तिक होता है, मतलब पर्सनल होता है। एक का विकास अपने तरीके, दूसरे का अपने, तीसरे का अपने, पर उसका जो मॉडल सेट है, बोले ना निश्चित क्रम का सिद्धांत आप विकास में पढ़ते हैं, तो वही चीजें को निश्चित होता है कि कैसे होंगे, व्यवस्थित होता है कि कैसे होंगे, परंतु स्वाभाविक रूप से क्या पाई जाती है, व्यक्ति भिन्नता, मतलब उसमें व्यक्तिक होता है, मतलब पर्सनली होता है किसका कैसे होगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। और मान लीजिए कि यदि आप कंफ्यूजन में हैं, मान लिया मैंने कि आप कंफ्यूजन में है, तो हम ये भी देखते चलेंगे चीजें कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आप मान लीजिए कंफ्यूजन में है, अब आप इस ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन, तो इसको होल्ड पे रख दीजिए कि ठीक है हमको नहीं मालूम ये सही कि गलत है, आगे बढ़िए। अव्यवस्थित रूप में क्या विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं। किसी भी विशिष्ट पल में अचानक उभर आता है, ऐसा तो होता नहीं कि आज आपकी लंबाई इतनी है, बढ़ी नहीं रही है, बढ़ी नहीं, कल एकाएक आपकी लंबाई इतनी हो गई। तो विकास कभी भी अचानक नहीं होता कि आज आपको गणित आ ही नहीं रहा, 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकाएक रात में सोए, सुबह उठे, मैथ आपको एकाएक आ गया। तो विकास कभी भी अचानक नहीं होता, विकास सतत चलता है, निरंतर और लगातार धीमी प्रक्रिया से चलता है, लेकिन विकास कभी भी अचानक नहीं होता है। तो अचानक तो उभर आएगा नहीं। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता, दर, दर मतलब समय, क्या सभी में एक समान समय पे विकास होता है, नहीं। आप पढ़े होंगे असमान गति का सिद्धांत कि सभी बच्चों में जो विकास की गति होती है वो असमान होती है, या सभी लोगों में विकास एक समान गति से नहीं होता है। किस कोई पहले चलना सीखेगा, कोई बाद में चलना सीखता है, कोई बच्चा पहले बोलना शुरू कर देता है, कोई बाद में। यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारी बात करें संज्ञानात्मक विकास की, तो हो सकता है कोई बच्चा थोड़ी देर में आपसे गणित तुरंत जल्दी सीख जाए, किसी बच्चे को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो दर मतलब समय, विकास के लिए जो समय वो सभी के लिए निश्चित नहीं है, सभी का अपना अपना है कि कौन कितने समय में चलना सीखेगा, कौन कितने समय बोलना सीखेगा, या कौन किसी सब्जेक्ट या किसी चीज को कितने समय में कवर कर लेता है। तो विकास एक समान दर से नहीं होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। क्या केवल विद्यालय में ही विकास होता है, विद्यालय के बाहर कहीं विकास होता ही नहीं है? तो यह भी क्या है, गलत है। तो मतलब जब भी क्वेश्चन में फंसिए, अरे आपको किसी ऑप्शन में ज्यादा उलझन हो रहा है, उसे होल्ड पे रखिए, बाकी को चेक करिए। तो या तो सबके सब क्या निकल जाएंगे, गलत, या तो हो सकता है कि जैसे इसमें तीनों गलत निकल गए तो आपको मालूम चल जाएगा नहीं ये ऑप्शन सही है। या कभी क्या होगा आपके साथ कि मान लीजिए 2 गलत निकलेंगे और 2 ऑप्शन सही वाले निकलेंगे, तो दोनों में कंपेयर करिए कि ज्यादा बेहतर कौन लग रहा है, और आपको विश्वास माने आपको दिल से आवाज आ जाएगी नहीं ये वाला सही है, और बस चुपचाप टिक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा। क्योंकि यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम है कि कौन सी चीजें बच्चों के लिए बेहतर है। तो बस आप तुलना कर लिया करिए, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किए या 3 को एलिमिनेट किए, 1 बचा, 2 को एलिमिनेट कर दिए, 2 बचे, तो दोनों में कंपेयर कर लिया दोनों में सबसे बेहतर कौन हो सकता है एक बच्चे के लिए। तो बस उस तरीके से हमें करते जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर कि छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक या संस्था है, और फिर खाली स्थान द्वितीय कारक और संस्था है। बिल्कुल आसान सवाल है। मैंने बताया कि यदि जब भी पूछेगा प्राथमिक कारक में हमेशा होता है कौन सा, परिवार, और द्वितीय कारक में कौन सा आता है, विद्यालय। ये याद कर लेना है और इसी के अनुसार क्वेश्चन लगाना। कभी कभी आस पड़ोस या कभी कभी मीडिया ये चीजें देती है, तो उसको मत याद करिए, उसकी वजह से आप कंफ्यूज होंगे। क्योंकि कभी कभी आस पड़ोस को द्वितीयक में रख देता है और कभी कभी आस पड़ोस को प्राथमिक में रख देता है, तो उसको मत याद करिए। आप परिवार और विद्यालय के अनुसार लगाइए। देखिए सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन है, परिवार है, तो आप इसमें ढूंढिए। देखिए यहाँ परिवार है, नहीं, इसमें परिवार है, नहीं, इसमें परिवार है, नहीं, इसमें क्या है, परिवार। अब देखिए द्वितीय कारक में विद्यालय खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन तो है जिसमें परिवार है, और हो सकता है तो 2 ऑप्शन में आपको परिवार मिल जाता है, तब हम द्वितीयक में मैच कराते हैं किसमें विद्यालय या कोई दूसरी चीज मिल रही है। अब विद्यालय वाली चीज क्या मिल गई, पुस्तकालय। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, पहला, परिवार और पुस्तकालय। तो हमेशा मैच करवाया करिए कि जैसे हमको परिवार पता है तो इसमें किसमें परिवार, इसमें। अब मान लीजिए 2 ऑप्शन में परिवार मिल जाता है तो हम लोग सेकेंड वाले को मैच कराते हैं, तो सेकेंड वाले को मैच कराते हैं, फिर उससे हम ढूंढ लेते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, परिवार और पुस्तकालय। इससे हमेशा पहला में परिवार, दूसरा में विद्यालय याद रखिएगा, और इसी को पकड़ के आप क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन होंगे उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, आपके सही ऑप्शन मिल जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे याद करेंगे कि द्वितीय कारक में कौन होते हैं, तो कभी कभी आस पड़ोस लिख देगा, और कभी कभी विद्यालय, मीडिया हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, वो सभी द्वितीयक में आ जाते हैं। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, कक्षा, क्लास, सब किस में आ जाते हैं, द्वितीयक में। जिसका सही आंसर कौन होगा, परिवार और पुस्तकालय।
तो एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, यही सही टेक्निक है कि आपकी बुद्धि भी कम लगेगी, सर में दर्द कम होगा, चिड़चिड़ापन कम होगा। जो कि मैक्सिमम समय बच्चों को पेपर में देखा जाता है कि बोलते हैं सर थक जाते हैं। तो थकते इसलिए क्योंकि आप एक ही ऑप्शन को लेकर ज्यादा देर तक सोचते हैं। एक ही ऑप्शन पर रुक के ज्यादा देर मत सोचो, नीचे के 3 को सोच के एलिमिनेट हटाने की कोशिश करिए, आपको सही वाला अपने आप दिख जाएगा। तो एनर्जी भी बचाते जाना और क्वेश्चन को सही सॉल्व भी करना, तो एक स्मार्ट तरीके से आपको करना होगा। अगला देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? इसका सही आंसर देने की कोशिश करिए। तो देखिए, मैंने जब जीन पियाजे पढ़ाया तो उसमें बताया था संवेदी गामक तेजम 0 से 2 साल वाला होता है, उसमें क्या उसको भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में चिंता करना। पूर्व संक्रियात्मक वो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो होती है, संक्रिया मतलब ऑपरेशन, मतलब कि जो मानसिक सोच समझ विचार होते हैं वो संक्रिया करने की पहले की अवस्था, मतलब वो सोच विचार ये सब चीजें कर नहीं पाता, मतलब उसके पास बुद्धि क्या है, कम। अब ऐसा मत समझिए कि बच्चे पर बुद्धि कम होती, बस अपने समझने के लिए है कि पूर्व संक्रियात्मक में ये मान के चलते उसके पास बुद्धि थोड़ी क्या है, कम है। अब मूर्त संक्रियात्मक बुद्धि क्या है, थोड़ी क्या है, ज्यादा है। तो अब बताइए, एक बच्चा है कि वो बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य इन सभी के बारे में स्पष्ट रूप से यदि समझ लेता है, तो समझ यदि बना रहा है तो पूर्व संक्रियात्मक में होगा कि मूर्त में? तो जायज बात है, जिसके पास बुद्धि होगी वही ना बनाएगा, वो किस में आएगा, मूर्त में। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, फिर आप समझेंगे ये बुद्धि कम और ज्यादा का क्या ट्रिक है, या किससे किस तरीके से जीन पियाजे बिल्कुल आसान हो जाता है कि कौन सा गुण किस में आएगा। तो किस में आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक में। ये कौन सी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या अवधारणाएं? ये तो बिल्कुल मान के चलता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोग को आता ही होगा, और झट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की जो बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, यदि आप पढ़े होंगे जीन पियाजे तो आपको मालूम होगा जीन पियाजे का एक ही शब्द तो पूछता है बार बार, वो आपको दिख भी गया होगा, कौन सा है, स्कीमा। कि आपने जो चीज समझा, जो भी चिंता किया, मान लीजिए कोई टॉपिक, किसी चीज के बारे में यदि आप चिंता करें, चिंतन करने के बाद आपको कोई चीज समझ में आई, तो सारी चीज आपके दिमाग में रूप में एक फोल्डर के रूप में प्रॉपर आपके दिमाग में फीड हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। और उसी चीज को जीन पियाजे ने क्या बोला था, स्कीमा। डिटेल में जानना है, वीडियो है, आप जाइएगा, जीन पियाजे का बिल्कुल अलग वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा वीडियो है, आराम से देख लीजिएगा, आपको समझ जाएंगे। तो जीन पियाजे को उससे क्या बोलते हैं, जीन पियाजे उससे स्कीमा, कि ज्ञान अवधारणा चिंतन के बाद जो भी चीजें आपको समझ में आती है वो सारी समझ क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में स्टोर हो जाती है, एक फोल्डर, एक फाइल के रूप में, जिसे क्या बोला जाता है, स्कीमा। तो किस रूप में जाना जाता है, स्कीमा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6वां नंबर, लियो वाइगोत्स्की। ये तो देखते ही आपको लग जाना चाहिए। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार खाली स्थान विकास को आकार देता है। सामाजिक या दूसरे में होगा अनुमानसिक, संज्ञानात्मक या दूसरे में सांस्कृतिक, भावात्मक या दूसरे में प्राकृतिक कारक, शारीरिक या दूसरे में क्या कौन सा होगा, संवेग। सेट करिए कौन सा ऑप्शन किस में आएगा। कि किस विकास को, किस लियो वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार खाली स्थान विकास को आकार देता है। यदि आप सेट भी करिए तो देखिए, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास को अनुवांशिक कारक विकास देता है। ऐसा आप कभी पढ़े ही नहीं है। लियो वाइगोत्स्की सिद्धांत में लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि लियो वाइगोत्स्की ने यह बताया है कि बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होगा। नहीं, उनके सिद्धांत का ही एक नाम है, यदि आप पढ़े होंगे, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये लियो वाइगोत्स्की का ही सिद्धांत है कि जिसे बोलते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने यह बोला कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें कौन मदद करते हैं, समाज और संस्कृति जो होती है उसमें बच्चे अंतःक्रिया करते हैं, जिससे उनका किसका विकास होता है, संज्ञानात्मक का। तो वाइगोत्स्की के कथन में
समाज और संस्कृति मदद करते हैं किस चीज के विकास में? संज्ञानात्मक विकास में। सामाजिक या सांस्कृतिक विकास नहीं होता, समाज और संस्कृति मदद करते हैं, क्योंकि समाज और संस्कृति में बच्चे अंतःक्रिया करता है, तो समाज और संस्कृति मदद करते हैं ताकि उसका किसका विकास हो सके? संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे क्या लिखा? लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है, तो इसमें कौन सा? लियो वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है, वही सामाजिक सांस्कृतिक। तो लियो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कौन आकार देता है? संस्कृति। यहाँ क्या आ जाएगा? लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। मतलब विकास किसका होगा? संज्ञानात्मक मानसिक विकास होता है। उस विकास को आकार देने या उस विकास को करने का काम कौन करता है? वो जो संस्कृति होती है, समाज जो होता है, वो उसको आकार देने का और विकास करने का कार्य करता है। होता किसका विकास है? संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। भावात्मक बारे में वो कुछ बोले नहीं। अनुवांशिक कारक का अब ऐसे भी देखिए, अनुवांशिक कारक का वाइगोत्स्की के कहानी में कोई है ही नहीं बात, भावात्मक का कोई लाइन है ही नहीं, शारीरिक या इन सभी चीजों के बारे में बताए नहीं, वो बोले ही इसलिए। उनके जो कथन, यदि आप उसको नाम भी यदि आपको याद होगा कि उनका एक सिद्धांत का एक नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तब भी आप पकड़ लेंगे कि नहीं, इसमें एक में संज्ञानात्मक आएगा और एक में कौन सा आएगा? संस्कृति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर, फिर से लियो वाइगोत्स्की, और झट से बताइए आंसर कि लियो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं, या फिर वो क्या है? स्कीमा। तो ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि किसी को परेशान भी करेगा। ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से और हर बच्चा समझ गया होगा कि लियो वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा किस पे महत्व दिया है? भाषा को। और जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया है? विचारों को या मानसिक चीजों को, जो तर्क करना, अमूर्त चिंतन, विचार, संज्ञान, इन सभी चीज जो मानसिक चीजें होती हैं उसको सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया? जीन पियाजे ने। और वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? भाषा को। जिसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? भाषा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। लॉरेंस की कहानी आ गई। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यदि आपने पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया था कि जीन पियाजे ने भी 3 सिद्धांत दिए थे, एक भाषा का सिद्धांत, एक नैतिक विकास का सिद्धांत और एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ किसके द्वारा दिया गया है? तो कौन से वैज्ञानिक है? जीन पियाजे। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत 2 वैज्ञानिक ने दिया, एक थे लॉरेंस और एक थे जीन पियाजे। और यदि बोले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 2 वैज्ञानिक ने दिए, एक थे जीन पियाजे, एक थे जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। यदि आपसे कभी पूछ दे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के अलावा और किसने दिया है, तो कौन है? जेरोम ब्रूनर ने। इस क्वेश्चन पूछा नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के अलावा और किसने दिया है, तो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। यदि आप जीन पियाजे का टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो हाँ, मैंने इसके सिद्धांत को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो किसने दिया? जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ झटाझट। 9वां नंबर, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला या अनजान? एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? जरा एक बार सोच के आप ऑप्शन दीजिए कि आप टीचर के तौर पे हैं तो आप किस प्रकृति को अपनाते हुए चलेंगे? तो मैंने हमेशा बताया कि चाहे परीक्षा की बात करें, चाहे पढ़ाने की बात करें, चाहे नियम कानून अनुशासन, कोई भी चीज बच्चों के लिए ना तो कठोर होनी चाहिए ना तो सरल होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में, बल्कि कैसा होना चाहिए? लचीला। तो आप समझ गए होंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? लचीला। कौन सा सही होगा? लचीला। कठोर भी गलत होता है, सरल भी गलत होता है। चाहे आप पेपर बना रहे हैं, चाहे मूल्यांकन के तरीके बना रहे हैं, चाहे आप नियम या कानून बना रहे हैं या अनुशासन के कोई नियम बना रहे हैं, कुछ भी चीजें बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए ना तो बहुत कठोर बनाइए ना तो बहुत आसान या सरल बनाइए, दोनों के बीच में उसे लचीला, फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि माहौल के अनुसार उसे कठोर भी किया जा सके और जब जरूरत पड़े तो उसे सरल भी किया जा सके। तो वो चीजें क्या होती है? लचीली, जिसे अपने अनुसार ढाला जा सके। तो अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में
किस प्रकृति का होना चाहिए? लचीला प्रकृति का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ धड़ाधड़। बुद्धि लब्धि, बहुत लोग का टेंशन। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति से के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञा पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो देखिए, अरे आपने बुद्धि लब्धि पढ़ा होगा कि आईक्यू का आलोचना क्यों की जाती है, तो समझिए कि जैसे बुद्धि लब्धि भी एक तरीका का परीक्षण है, एक मापने का तरीका जिसमें आप बच्चे के बुद्धि को मापने का काम करते हैं। अब एक बार आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक स्केल है, जैसे पटरी होता है ना, स्केल इंची जिससे आप मापने का काम करते हैं। मान लीजिए दुकान में एक स्केल है जिससे कपड़े को मापा जाता है। आप एक बार के कपड़े को मापने के लिए उसी स्केल से आप एक कपड़े को मापते हैं तो 1 मीटर आता है। कुछ दिनों बाद जब उस स्केल से किसी कपड़े को मापे तो वही कपड़ा स्केल माप के कितना दे दिया आपको? 1.5 मीटर। और जब पूछा गया दुकान से ऐसा क्यों भाई साहब कि यही स्केल एक टाइम में 1 मीटर मापता है, एक टाइम पे 1.5 मीटर मापता है, ऐसा क्यों? तो उसने बोला भाई साहब ऐसा है कि ठंडी होता है ना, ठंडी में लोहा सिकुड़ जाता है तो सिकुड़ के 1 मीटर हो जाता है, और जब गर्मी में लोहा फैलता है ना तो गर्मी में फैल के ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए 1.5 मीटर मापता है। तो क्या इस तरीके का परीक्षण सही होगा? नहीं सही होगा। और ये तो इसकी निंदा की जाएगी कि नहीं? की जाएगी। तो उसी निंदा करने को बोला जाता है आलोचना करना। उसी तरह जो मापन का एक तरीका बुद्धि का, आईक्यू जो बुद्धि लब्धि है, मापने का एक तरीका, इसकी भी निंदा की जाती है क्योंकि उसमें भी इसी तरीके की एक बहुत भारी कमी है। जैसे इस स्केल के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है? मौसम का। मौसम का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसका मापन हर बार क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। इसलिए आप इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, इसकी निंदा करेंगे, अरे भाई स्केल ही नहीं, इसके ऊपर तो जरा सा मौसम का प्रभाव क्या पड़ता है, तो बिल्कुल डेटा ही गलत दे देता है। उसी तरह जो आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धि जो होता है, अब आईक्यू बना मान लीजिए अमेरिका में, अमेरिका के बच्चों के हिसाब से, अब उसका प्रयोग आप कर लिए इंडिया में, तो आप अमेरिका का कल्चर अलग, इंडिया का अलग, अमेरिका में पढ़ाने का सारा सिस्टम अलग, इंडिया में अलग, अमेरिका में सिलेबस अलग, इंडिया में सिलेबस अलग। तो जाहिर सी बात है यदि यहाँ के लिए आपने आईक्यू बनाया है एक बुद्धि लब्धि का परीक्षण, तो इंडिया के लिए वो बुद्धि लब्धि का परीक्षण काम नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि किससे प्रभावित हो रहा है? वहां के समाज, संस्कृति, इन सभी चीजों से बुद्धि लब्धि क्या हो रही? प्रभावित। कि समाज और संस्कृति बदल रही है तो आप एक ही बुद्धि लब्धि का हर जगह प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज और संस्कृति उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं, और इसीलिए बुद्धि लब्धि की निंदा की जाती है कि एक सही परीक्षण नहीं है, कि उसके ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक चीजों का बराबर प्रभाव पड़ता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना क्यों की जाती है, निंदा क्यों की जाती है? कौशल की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, यदि कौशलों को विस्तृत श्रृंखला में आसानी से हर एक कौशल को माप ले रहा है तो भला उसकी निंदा क्यों की जाएगी? प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, कि मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का मतलब होता है वेस्टर्न कल्चर, जो पश्चिमी सभ्यता होती है, मतलब हमारी संस्कृति को पूर्वी सभ्यता बोली जाती है, और जो अमेरिका और आपके जो पश्चिम साइड जो देश पड़ते हैं वर्ल्ड मैप में, तो उन्हें पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति बोली जाती है। जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी संस्कृति, अब साइमन बिने वगैरह ने फ्रांस के लिए जो बुद्धि लब्धि बनाया, आप उसको इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रांस के संस्कृति से बुद्धि लब्धि का परीक्षण प्रभावित है, वहां के अनुसार बनाया गया। यदि इंडिया में कोई बुद्धि लब्धि का परीक्षण बनना चाहिए तो यहाँ के अनुसार बनना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि संस्कृति के प्रभाव से क्या होती है? ग्रसित होती है, इसलिए इसकी क्या की जाती है? निंदा। संस्कृति, समाज, इन सभी चीजों के प्रभाव से ग्रसित होती है, इसीलिए आईक्यू के परीक्षणों की क्या की जाती है? आलोचना या निंदा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न को, ये देखिए अभी कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, इसको करने का सीधा तरीका है कि पहले आप ये पता करेंगे कौन सही है और कौन गलत है, और जब यदि दोनों सही मिल जाएं तो आप ये पता करते हैं कि भाई कौन किसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो पहले लाइन पढ़िए, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह बात सही कि गलत? मान लीजिए आप हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपसे बोले कि नहीं देखिए आपके दिमाग में जो भी विचार है उसको बोलिए, बताइए क्या है, तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं? जब से बच्चा अपने विचारों को बताएगा नहीं तब से समस्या हल करने में एक टीचर उसकी मदद नहीं कर सकता, या विचारों को जब से वो रखेगा नहीं तब से खुद ही वो समस्या को उतनी अच्छी तरीके से हल नहीं कर सकता। तो
तौर पर अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये क्या है? अभिकथन ए सही है। अब तर्क को पढ़ते हैं। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापन विद्यार्थी से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। अधिगम तब प्रभावशाली होता है यदि अध्यापक विद्यार्थी से कम अपेक्षा रखे। टीचर यदि अपने स्टूडेंट से कम अपेक्षा रखे, अरे तुमसे क्या होगा, क्या निकालोगे सीटेट, हमको नहीं लगता तुम लोग निकाल पाओगे, तो यदि ये कम अपेक्षा रखता है तो ये बात सही है कि गलत है? तो तर्क क्या है? ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही और आर गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। अब मान लीजिए जब दोनों सही हो जाता तब हम चेक करते हैं कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर, जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। तो हमेशा आप पढ़े, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है। जेंडर सामाजिक निर्मित होता है, लिंग कैसा होता है? जैविक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन, कि जेंडर सामाजिक निर्मित है और लिंग कैसा है? जैविक। यदि आपने पढ़ा होगा मेरा सेशन तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे जेंडर सामाजिक निर्मित है और लिंग कैसे एक जैविक निर्मित सत्ता है। क्योंकि लिंग जैविक चीजों को बताता है कौन महिला कौन पुरुष है, और जेंडर क्या है? सामाजिक निर्मित है, इसलिए क्योंकि जेंडर ये बताता है कि समाज में महिला को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए। जेंडर ये बताता है क्या करना चाहिए, और जबकि लिंग बस ये बताता है कौन महिला और कौन पुरुष। इसलिए जेंडर एक सामाजिक निर्मित है और जबकि लिंग एक जैविक निर्मित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्ति भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? व्यक्ति भिन्नता के टॉपिक मैंने पढ़ाया तो मैंने बोला था हर जगह आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्यक्ति भिन्नता के। तो एक बार जरा अपने सेंस पे लगा के देखिए व्यक्ति भिन्नता के प्रति क्या करना चाहिए, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार बताया है। क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए, उनका दमन, सब गलत है ये वाले। उन्हें क्या मानना चाहिए? महत्वपूर्ण। व्यक्ति भिन्नताओं को क्या मानना चाहिए? महत्वपूर्ण मानना चाहिए। हमेशा आप पढ़ें कि जो व्यक्ति भिन्नता होता है उसका सम्मान करिए, उसे गुणों के रूप में देखिए, उसे एक्सेप्ट करिए, उसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग करिए। कभी व्यक्ति भिन्नता पर को अनदेखा करना गलत होता है। व्यक्ति भिन्नता को यदि बोला जाए कि जैसे व्यक्ति भिन्नता को अनदेखा करना गलत होता है, व्यक्ति भिन्नता को मिटा देना गलत है, व्यक्ति भिन्नता का दमन करना क्या है? गलत है। व्यक्ति भिन्नता को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति भिन्नता को एक गुण के रूप में देखना चाहिए और एक संसाधन या रिसोर्स के रूप में व्यक्ति भिन्नता का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। डिटेल में जानना है, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, जाइएगा, बिल्कुल शॉर्ट में, कोई लंबा लेक्चर नहीं है, मतलब 15-20 मिनट में तो टॉपिक उड़ गए, खत्म हो गए, बस सुन लेंगे तो आपको आ जाएगा, विश्वास मानिए। तो एक बार जाइएगा वीडियो में, सारे देखेंगे। मतलब मुझे लगता है आपको सीडीपी खत्म करना होगा ना, तो बैठे बैठे एक बार में सारा सीडीपी सिर्फ सुन के खत्म कर देंगे और आपको लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इतनी बात की मैं गारंटी देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीडीपी आप एक दिन में खत्म कर देंगे, एक दिन में ईवीएस खत्म कर देंगे, एक दिन में मैथ खत्म कर देंगे और आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें तुरंत के तुरंत यहाँ कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ याद करने की चीज नहीं है, समझाने की। आप वीडियो देख के समझ में आया, सब सही हो गया, तो एक बार जरूर जाइएगा। और जो नए बच्चे एक बार जरूर जाके देखिएगा, सब टॉपिक पर मैंने बता रखा है। तो उन्हें क्या मानना चाहिए? महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में आकलन मतलब आकलन मूल्यांकन सभी मतलब जांच होता है, आपको पता है। विद्यार्थियों में अंकों की व्यापकता का पता लगाना, अंक का पता लगाना मूल्यांकन क्या हो जाएगा? गलत। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य और सफल व्यक्तियों की पहचान करना। सफल और सफल को ढूंढने के लिए आप मूल्यांकन करते हैं, गलत है। नंबर ढूंढने के लिए करते हैं, गलत है। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, ग्रेडिंग करने के लिए आप मूल्यांकन करते हैं, गलत है। देखिए सही ऑप्शन मिल गया आपने। अब इसके लिए आप सोचते थे, आप सभी कंफ्यूज होते कि ये सही हो सकता है कि गलत, लेकिन आपने 3 ऑप्शन काट दिए, मतलब कौन सा सही है? ये बस यही चीज बोल रहा था, एलिमिनेट करने का कोशिश। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, स्मार्ट तरीके से करिए। एक तरीका ही होता है कि स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना, ज्यादा क्वेश्चन लगाना, कम दिमाग खर्च करना, स्ट्रेस कम होगा, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। जब आप पहले पेपर में शुरू में स्ट्रेस ले लेते हैं, दिमाग थक जाता है, परफॉर्मेंस आपके अपने आप डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, आप खुद घबरा जाते हैं, मतलब संवेगात्मक रूप से आप बिल्कुल हिल से जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुरूपक चिंतन, ये सभी चीजें क्या होती हैं? सही होती हैं। तो बोला कौन से प्रोत्साहित करेंगे? प्रश्न को यदि तुरंत उत्तर देने के लिए कहेंगे तो क्या, पहले तो यही बात गलत है। एक बच्चे को आप क्यों बोलेंगे तुमसे पूछे तुरंत उत्तर दो? आराम से सोचेगा, समझेगा, आराम से समय लेके बताएगा, तो ये आपको सीधे समझ में आए गलत है। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ये बात सही भाई, विमर्श हेतु समय देना चाहिए। विद्यार्थियों को बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना ही गलत है, मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछना चाहिए। विद्यार्थियों को परस्पर अंतःक्रिया के लिए निरुत्साहित करना, भाई प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट। निरुत्साहित मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आपको आंसर सीधे मिल गया। एलिमिनेट करना बहुत अच्छा तरीका होता है, विश्वास मानिए। आप एक बार कोशिश करके देखिए, आपका खुद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ जाएगा बिना स्ट्रेस के। और सबसे बड़ी चीज, कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो भी सही के सही। एक बार आप कोशिश जरूर करिए, कम समय है आपके पास। आपको लग रहा होगा इतने में क्या होगा, इतने में बहुत हो सकता है, ढीठ बन जाइए। शुरू से बोलता हूं कि कल भी पेपर होगा तभी पास कर जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न होता है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्ति भिन्नताओं का ध्यान रखना। ये तो आपको सीधे दिख गया होगा कि अवरोध बच्चों के अंदर क्यों उत्पन्न होगा। तो देखिए, सुविधा वंचित समूह, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या समाज में बड़े अलग थलग रखते हैं, सुविधा वंचित है। ऐसे बच्चों को किसके वजह से बाधा उत्पन्न होगा? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। यदि एक धारणा रूढ़िबद्ध धारणा, जैसे समाज में जो भेदभाव की धारणा उत्पन्न है कि नहीं ये जाति छोटी होती, ये जाति बड़ी होती, यदि यही धारणा आपके क्लास के अंदर बना रहेगा तो उस बच्चे को पढ़ने में बहुत सी कठिनाई होगी। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमेशा अवरोध और रुकावट उत्पन्न करते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं, बाल केंद्रित उपागम हमेशा सही होता है, रचनात्मक आकलन से रुकावट होगा नहीं, व्यक्ति भिन्नताओं को आप ध्यान में रख रहे हैं तो उससे भी रुकावट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन। इसकी वजह से बच्चों को अवरोध या रुकावट उत्पन्न होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या देता है? स्केच बनाना, वाचन, देखना या सुनना। पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया की बात कर रहा है। डिसलेक्सिया किस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? एक बार जरा सही से आंसर करिए तो कमेंट में, जहां हमें पता चले नहीं कौन कौन सही से आंसर किया है। तो देखिए, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? तो जाहिर सी बात है, कौन सा? वाचन। वाचन मतलब पढ़ना, पढ़ने संबंधी जब प्रॉब्लम आती है उसे कौन सा बोलते हैं? पठन वैकल्य, या फिर कौन सा बोलते हैं? डिसलेक्सिया। लिखने संबंधित आती है तो डिस्ग्राफिया बोलते हैं। शारीरिक गति या मतलब अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं हो पाता तो उसे आप डिस्पेक्सिया बोलते हैं। और यदि भाषा संबंधित बोलना, बातचीत करना, इसमें दिक्कत आती है, डिस्फेजिया बोलते हैं उसे। भ्रम संबंधी जो जिसमें भ्रम होने लगता है, इल्यूजन होने लगते हैं, उसे डिस्मॉर्फिया बोलते हैं। जिस तरीके से सभी हैं, तो कौन सा होता है? वाचन। मतलब कि पढ़ने संबंधी, वाचन मतलब क्या होता है? पढ़ना। पूर्वोपली पढ़े होंगे। श्रवण होता है, श्रवण कौशल होता है, लेखन कौशल होता है, एक वाचन होता है। तो वही होता है वाचन कौशल में जो बोलने संबंधी प्रॉब्लम होती है, उसमें कौन सी आ जाती है? आपका पठन विकल्प की कौशल चुनौतीपूर्ण बनता है वाचन से। एक सेकंड, जब मुझे देख लेने दीजिए ऊपर तो। नहीं 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 नहीं, मुझे लगा ही था ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है। समझिएगा इसको। देखिए, हमने हमेशा पढ़ा कि पठन पठन वैफल पढ़ने संबंधी दिक्कत होती है।
और एक होता है आपका श्रवण, लेखन, वाचन और पठन। तो देखिए वाचन मतलब क्या होता है, बोलना। तो पठन, पढ़ने संबंधी दिक्कत होती है, तो पढ़ने संबंधी दिक्कत है तो किसमें होना चाहिए, पठन में। तो वाचन होगा नहीं, देखना होगा नहीं, सुनना होगा नहीं, कौन सा होगा, स्केच बनाना। अब स्केच बनाना कैसे होगा ये समझिएगा। पठन मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता है, पठन का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता है किसी चीज को पढ़कर उसका क्या निकाल लेना, अर्थ। वाचन मतलब बोलना होता है, तभी मुझे लगा कि वाचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाचन मतलब क्या होता है, बोलना। अब बोलने से संबंधित यदि प्रॉब्लम है तो वो हो जाएगा आपका भाषा संबंधित जो प्रॉब्लम होती है या बोलने संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्फेजिया होती है। बोलने संबंधित या भाषा संबंधित, बातचीत संप्रेषण संबंधित जो प्रॉब्लम होती है डिस्फेजिया में आती है। तो देखिए यहाँ पे वाचन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पढ़ने की संबंधित होना चाहिए, देखना होगा नहीं, सुनना होगा नहीं, कौन सा होगा, स्केच बनाना। अब स्केच बनाना कैसे होगा समझिएगा, पहले तो आप एलिमिनेट करके जान जाएंगे सही ऑप्शन कौन सा है। स्केच बनाना कैसे होगा, जैसे आपने दिया बच्चे को लिखने को क्या 12 और उसने लिखा क्या 21, तो ये चीज क्या कहलाता है, पठन वैफल्य। ऐसा क्यों, बच्चे ने बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने 12, उसने देखा भी 12, लेकिन जब उसे समझ में ही गलत आया है, पढ़ा ही गलत है, तो लिखेगा भी क्या, गलत ही ना। उसी तरीके से आपने कोई स्केच बनाए हुए हैं, जैसे 12 है, आपने ऐसे ऐसे स्केच बना दिए हैं, तो जब आपने चीजों को बनाया तो बच्चे ने उसको यदि पढ़ा ही गलत है या उस चीज को देखा ही समझा ही गलत है, तो उसको स्केच जो बनाएगा, चीजें जो करेगा वो भी क्या होगा, गलत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्केच बनाना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल घुमाकर। यदि आपने सृजनशीलता और औपचारिक चिंतन नहीं लगाया ना तो एक झटके में निपटा देगा। तो यहाँ पे वाचन नहीं होगा, क्योंकि वाचन का मतलब होता है बोलना, और बोलने और भाषा संबंधित जो विकार होते हैं वो डिस्फेजिया कहलाते हैं। देखना सुनना होगा नहीं, इसलिए आप लगाएंगे किसको, स्केच बनाने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही जो सीटेट की लीला है वो हर तरीके से आपको जांच लेगा कि कहां तक आप सोच समझ पा रहे हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक बच्चा जो दृष्टिबाधित बच्चा है, मतलब इस समावेशी शिक्षा रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए दृष्टिबाधित बच्चा जिससे दिखाई नहीं देता, उसको सहजता के साथ शामिल करना, अपने क्लास में एडजस्ट करना ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करना चाहिए, जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं शामपट पे लिखना चाहिए। अरे बालक, यदि तुम लिखोगे ही सब सूचना, दिखाई देगा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या, दृष्टिबाधित है ना। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, मतलब वह उपकरण जो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं दृष्टिबाधित, जैसे ब्रेल लिपि हो गया, ऑडियो टेप सुनने वाला, ये सारे उपकरण हैं जिसकी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में। तो क्या इसे बाधित करना चाहिए, इसके प्रयोग पर रोकथाम लगाना चाहिए, नहीं भाई, तो कैसे पढ़ेगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना, जो लिखी हुई सूचना उसको मौखिक रूप में बोलकर बताना चाहिए, जाहिर बात है दृष्टिबाधित, लेकिन कान से सुनकर तो समझ जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। कौन सा सही होगा, तीसरा। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देने चाहिए, नहीं, सरल और कठिन मैंने बोला गलत होता, हमेशा लचीला सही होता है। तो कौन सा होगा, तीसरा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, मुख से बोल के, दृष्टिबाधित होते हुए सुन के वो चीजों के बारे में समझ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 19 नंबर। स्वतंत्रता विकास से जुड़े विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि। बोला जो स्वलिनता, ऑटिज्म, जिसे स्वलिनता क्यों बोलते हैं आप, ऑटिज्म, स्वपरायणता, इसी को बोलते हैं आत्म विमोह, इसी को बोलते हैं स्वैर चिंतन। तो इन बच्चों के अंदर कौन सी विशेषता पाई जाती है, सामाजिक कौशल नहीं। कहाँ, स्वतंत्रता वाले बच्चे समाज में बात करने में हिचकिचाते हैं, नजरें चुराते हैं, आप बात कहेंगे समझ नहीं पाएंगे, अपनी बात को कह नहीं पाते, उतने चाहिए, सामाजिक कौशल होता है नहीं। आवेगशीलता, अरे भाई इतना चंचल स्वभाव का होता नहीं, आवेगशीलता मतलब बहुत चंचल, एनर्जी से भरा हुआ, टप से यहाँ टप से वहां दौड़ता भागता, अरे टपाटप जवाब दे, ये तो एडीएचडी वाली कहानी है। और उस संप्रेषण कौशल मतलब कि बातचीत करने में बाधा उत्पन्न होती है, यही क्या है, सही ऑप्शन। औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑटिज्म वाले बच्चों के औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि होती है, वो कितना भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं कि औसत होगा या बहुत प्रतिभाशाली, ये फिक्स नहीं है इसमें। तो अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, स्वतंत्रता वाले बच्चों को बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, तो वही अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में मैंने पढ़ाया है।
अगला देखिए, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। प्रतिभाशीलता के मतलब बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली है, ये लक्षण आपको कैसे दिखाई देता है। बुद्धि का निम्न स्तर, यदि बच्चे का निम्न स्तर होगा तो आपको लगेगा नहीं बड़ा प्रतिभाशाली है, गलत। बोधगम्यता का उच्च स्तर कि नहीं, बोधगम्यता समझ, जो समझ होता है उसका उच्च स्तर, हाई लेवल, मतलब कि बहुत जल्दी चीजों को समझ जाता है, कोई भी चीज आप पढ़ाए बड़ा जल्दी उसको समझ में आ जा रहा है, तो ये आपका प्रतिभाशाली हो सकता है बच्चा, बिल्कुल हो सकता है। कार्यों को आसानी छोड़ देना, आसानी छोड़ देगा प्रतिभाशाली होगा नहीं। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने में अक्षमता, मतलब कि छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो बोधगम्यता का उच्च स्तर मतलब कि किसी चीज को समझने में उसका लेवल क्या है, हाई है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। तभी तो उसे आप प्रतिभाशाली बोलेंगे, जो बच्चा बड़ा तेजी से जल्दी समझ जाता है चीजों को, बोधगम्य मतलब चीजों को समझना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर, एक बार इसे आप करिए, फिर मैं बताता हूं इसमें कौन सही कौन गलत। एक बार कोशिश करिए, पहले ए को पढ़ के देखिए सही की गलत है, फिर आर को पढ़ के देखिए सही गलत है। यदि दोनों सही निकल जाएंगे तब देखिएगा कि आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं, और बीच में क्यों की जोड़ के देखिएगा, मालूम चल जाएगा। एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या लिखा, विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पे बल देना चाहिए, मतलब कि विद्यालय में नवीन ज्ञान का सृजन हो, ऐसी पाठचर्या पर बल देना चाहिए। ये बात सही है कि गलत, कि स्कूलों को ऐसे सिलेबस बनाने चाहिए या इस तरीके के सिलेबस को डिजाइन करना चाहिए जो कि लक्षित पाठचर्या पे क्या दे, बल दे। तो ये चीज सही है कि गलत है, पहले ये हमको बताइए। जाहिर बात है सही है, नए ज्ञान का सृजन हो, बच्चे नए नए चीज सीखे, ऐसे ही तो पाठचर्या सिलेबस बनाने चाहिए, तो ये क्या है, सही है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने में, अच्छा, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, यह भी क्या है, सही है। अब ए और आर दोनों सही है, अब बीच में जोड़िए क्यों की, अब फिर से पढ़ लीजिए कि विद्यालय की नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। मतलब आर ए की व्याख्या कर रहा है, पढ़ते ही आपको समझ में आया होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए, सीखी गई सामग्री का ज्यों का त्यों कह देना, मतलब जो का के की करके आपने डेफिनेशन लिखवाया एकदम ज्यों का त्यों बताना, उस पर बल देना चाहिए, आप भी कहेंगे नहीं। पाठ्य पुस्तक से सीखने पे बल देना चाहिए, नहीं। संदर्भ रहित अधिगम पे बल देना चाहिए, रहित का मतलब होता है बिना, मतलब बिना संदर्भ वाले अधिगम पे बल देना चाहिए, गलत। संदर्भ सहित होना चाहिए, रहित नहीं, या संदर्भ के साथ होना चाहिए। संदर्भ बिना संदर्भ का कोई अधिगम ही नहीं होगा। रचनात्मक अधिगम पे बल देना चाहिए, ये तो देखते ही लग गया होगा, नहीं रचनात्मक क्या होता है, सही। ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ा देना, मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे देख रहा ऑप्शन कैसे कैसे गलत, आप बताइए एक बार कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा। एक तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। देखिए, स्व अधिगम के लिए अवसर को कम कर देना, मतलब खुद से पढ़ने का अवसर कम करेंगे, सही है। स्व आकलन हेतु अवसर देना, खुद से मूल्यांकन करें, खुद से अपना जांच करें, हमको क्या आता है क्या नहीं आता है, हमको आगे क्या करना है, ये क्या है, सही है। विद्यार्थियों में प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा ये सभी क्या होते हैं, गलत। मानकीकृत क्या होता है, गलत है। यदि आपने व्यक्ति भिन्नता का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां आपको मालूम होगा मानकीकृत क्यों गलत होता है। तो स्व आकलन हेतु अवसर देना क्या होगा, सही। देखिए, यदि बच्चा
स्व प्रेरित हो रहा है, जिससे आप बोलते हैं खुद से प्रेरित होना, या इसी को आप बोलते हैं आंतरिक और प्रेरणा, कि बच्चा खुद से प्रेरित हो रहा है, स्व अधिगम कर रहा है मतलब खुद से पढ़ रहा है, और खुद से अपना क्या कर रहा है, मूल्यांकन। तो क्या बताइए ये सारी चीजों से अच्छा और क्या हो सकता है कि एक बच्चा खुद से प्रेरित हो जाए, खुद से पढ़े और खुद से अपना मूल्यांकन कर ले। इससे अच्छा और इससे ज्यादा सही कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सबसे अच्छी चीज है और ये हमेशा क्या होगी, सही होगी, 100% वाली बात है। तो स्व आकलन हेतु अवसर देना क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन का पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। पढ़िए और बताइए कथन और तर्क सही है कि गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व, हमेशा बताओ योग्यता का सत्व क्या होता है, गलत। संबंधित परिप्रेक्ष्य विकसित, संबंधित परिप्रेक्ष्य मतलब होता है नजरिया, क्या होता है, नजरिया, कि योग्यता का सत्व संबंधी नजरिया विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत। योग्यता का सत्व या योग्यता का सत्ता या योग्यता का प्रभुत्व, गलत होता है। योग्यता का सत्व का मतलब होता है आप किसी एक चीज को योग्यता का सत्व मानने का मतलब होता है, जैसे आपने ये मान लिया कि जिसको गणित आता है वही पढ़ने में तेज है, बाकी लोग कमजोर हैं, ये होता है योग्यता का सत्व। कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपने बोले ये आता तभी योग्य हो, तो नहीं, योग्य नहीं हो, ये चीजें क्या होती हैं, गलत होती हैं। अगला पढ़िए। योग्यता का अस्तित्व संबंधित परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है, गलत। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य क्या होता है, गलत होता है। योग्यता का सत्य, योग्यता का अस्तित्व, योग्यता का सत्ता, योग्यता का प्रभुत्व होना, ये सभी चीजें क्या होते हैं, गलत। योग्यता का अस्तित्व संबंधित मतलब यदि तुमको ये चीज आती है तभी योग्य हो, नहीं तो योग्य नहीं हो, ये सभी चीजें क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो ए और आर दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर। हाँ, पढ़िए और झट से 30 सेकंड में आंसर बताइए तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होगा, रुकावट पैदा होगा। कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता मतलब लचीलापन, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। यदि कोई बच्चा बताइए लचीलापन है, संज्ञानात्मक सुनम्यता है, लचीलापन एक चीजों को बड़ा फ्लेक्सिबल है, कठिन चीज भी समझ लेता है, सरल चीज भी समझ लेता है, हर तरीके की चीज, तो उससे अवरोध पैदा होगा समस्या समाधान में, बिल्कुल नहीं होगा। अब सारी चिंतन करेगा, अब सारी चिंतन तो सही होता है भाई, कई प्रकार से सोचेगा विचार करेगा, समस्या समाधान में अवरोध नहीं पैदा होगा। विमर्शात्मक लेखन, यदि विमर्श वगैरह करके वो लेखन करता है तो उससे अपसारी चिंतन में बाधा पैदा नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन, कार्यात्मक स्थिरता, कार्यात्मक स्थिरता, इसके द्वारा बच्चों के अंदर अपसारी, सॉरी, कार्यात्मक स्थिरता का समस्या समाधान में क्या पैदा होती है, अवरोध। देखिए, या तो आपको लिखेगा कार्यात्मक स्थिरता, या तो आपको लिखेगा प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक स्थिरता, इसी के नाम है कार्यात्मक स्थिरता या प्रकार्यात्मक स्थिरता, या लिखेगा अनुक्रिया समुच्चय। ये तीनों क्या होते हैं, गलत। इसके वजह से समस्या समाधान में अवरोध पैदा होती है। इसका मतलब होता है कि बच्चा कोई भी समस्या हल करता है बार बार एक ही जगह आके अटक जाता है, या उसके पास सॉल्व करने का कोई एक ही तरीका, उसी पर स्थिर स्टेबल है, तो उसी को बोलते हैं कार्यात्मक स्थिरता, उसी को बोलते हैं प्रक्रियात्मक स्थिरता, उसी को बोलते हैं अनुक्रिया समुच्चय। तो तीनों जहां मिले समझिए कि बाधा उत्पन्न करेंगे, ये चीजें गलत होती हैं। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, पहला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन को बस फिर से कथन वाला विचार कीजिए और बताइए।
देखिए, अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। यानी अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को जो भी कंफ्यूजन हो रहा है उनको पहचाने क्या कंफ्यूजन है, और उन कंफ्यूजनों को अनदेखा करने के बजाय उन पर क्या करें, चर्चा करें। भाई बिल्कुल बात सही है, ऐसा होना चाहिए। ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं, और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही। वैकल्पिक अवधारणाएं या सहजानुभूत उत्तर ये सभी सही होते हैं। इसका मतलब होता है जैसे बच्चा जो परिवेश में चीजों के बारे में देखता है उसके आधार पर वो अपना एक अवधारणा, अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अर्थपूर्ण होते हैं। ये मत कर देना कि बच्चों के विचार अर्थपूर्ण नहीं होते। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। एक सेकंड में बैटरी चेक कर लेता हूं, तब तक आप सही है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं, क्योंकि अक्सर मेरी क्लास में ऐसा ही होता है कि बैटरी खत्म हो जाती है, बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगले क्वेश्चन, भावनाएं। जहां भावना देखो वही मैंने बोला था संज्ञान और संवेग में क्या संबंध होता है, बस दिमाग में बैठा लेना। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृतियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक सेकंड, देखिए लिखा भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृतियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत, पढ़े नहीं है? संज्ञान और संवेग के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। भावनाएं क्या है? संवेग, और स्मृति वगैरह तर्क करना है सभी क्या किसके भाग है? संज्ञान के। तो प्रभाव पड़ेगा नहीं? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भाई अधिगम पे प्रभाव डालती है, भाई अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी। ये ऑप्शन क्या होगा सही? अधिगम को भी प्रभावित करेगी और स्मृति को भी। तो संज्ञान और संवेग वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े बिल्कुल जाइए वीडियो में, संज्ञान और संवेग को पढ़ लीजिए सीडीपी में, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 28 नंबर। क्वेश्चन देखिए, झट से 10 सेकंड में आंसर बताइए। तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, विद्यार्थी सीखने के प्रति अप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, गलत। बिना किसी चुनौती वाला हो, गलत। उसके जीवन से संबंधित हो, सही। बहुत ही अमूर्त हो, गलत। अरे बहुत ही अमूर्त चीज देंगे वो भी गलत होगा। अप्रासंगिक भी मैंने बताया कि प्रासंगिक क्या होता है? सही होता है। प्रासंगिक सही होता है, तो अप्रासंगिक क्या हो जाएगा? गलत। बिना चुनौती वाला, यदि चैलेंजिंग लगेगा नहीं तो बोर हो जाएगा। तो उसे चीजें ऐसी हो मिलनी चाहिए जो चैलेंजिंग हो, उसे चुनौती दे, तभी वो बोर नहीं होगा, क्योंकि उसे चुनौती हमेशा बच्चों को पसंद होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो उसके जीवन से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 29 नंबर। झट से इसका भी जवाब दीजिए तुरंत। विद्यार्थी के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए। यदि ना बाबा ना बाबा ना, पूर्व ज्ञान को अनदेखा नहीं करते, तभी तो बोलते हैं नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अनदेखा करोगे तो जोड़ोगे कैसे? वाक्य विन्यास और संरचनाएं स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। भाई इसको स्पष्ट चीजें नहीं बताओगे तो कैसे आएगा? जो वाक्य विन्यास है, संरचनाएं, उसको आप स्पष्ट नहीं बताएंगे तो सीखेगा कैसे? अधिगम को अति सामान्यकरण और निस्तारण को, अति सामान्यकरण और निस्तारण को, सॉरी कहां गया? हाँ, अधिगम को अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। ये चीज क्या है? ये भी क्या है? गलत। अति सामान्यकरण और निस्तारण क्यों कम करेंगे?
विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, ये सही है। जो शब्दों के जाल होते हैं, कठिन कठिन शब्द होते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अलग अलग शब्दों में, उस चीज से बचना चाहिए। हमको ऐसे शब्दों को नहीं लेना चाहिए कि हम अवधारणा समझा रहे हैं और बच्चा शब्द में ही कंफ्यूज है। अवधारणा कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, बच्चा शब्द में कंफ्यूज हो गया। तो हमेशा ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझे। तो शब्द जाल के प्रयोग से हमेशा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज का, और उम्मीद करता हूं इसका बिल्कुल सही से जवाब दे देना। फिर इज्जत का सवाल है भाई के। निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, जो पहले आपने पूर्व ज्ञान पढ़ाया यदि उससे आप अगले विषय को उससे जोड़कर पढ़ाना, तो क्या बाधा उत्पन्न होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बस पकड़ में आ गया। देखिए, यदि पहले पढ़ाए गए विषय को ज्ञान से संबंधित करेंगे तो क्या बाधा उत्पन्न होगी, नहीं भाई, बाधा नहीं उत्पन्न होगी। बहुत संवेदी उपागम का क्रियान्वयन करेंगे तो क्या बाधा उत्पन्न होगी, नहीं होगी। रचनावाद पर आधारित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधि, बाधा उत्पन्न होगी, नहीं, रचनावाद से बाधा नहीं उत्पन्न होगी। बहुत संवेदित कई तरीके के बहुत संवेदित उपागम विधियों का प्रयोग करेंगे, बाधा नहीं उत्पन्न होगी। पूर्व में जो पढ़ाएगा ज्ञान यदि उससे आप जोड़ के चीजों को पढ़ा रहे तो बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। वैसे देखिए, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, जो विद्यालय संस्कृति है, विद्यालय है, यदि वो कल्चर संस्कृति से बिल्कुल विमुख हो जाए, अलग हो जाए कि नहीं हमको संस्कृति कल्चर कोई लेना नहीं देना नहीं है, समुदाय कोई लेना देना नहीं है, तो इसके वजह से बाधा उत्पन्न होती है। तब बच्चा अपने आप को वहां कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि बच्चे के चाहे किसी भी समाज से, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, हर एक चीज को महत्व देना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। उसकी वजह से बच्चा वहां पे कंफर्टेबल महसूस करता है, उसको घर जैसा माहौल लगना शुरू होता है। तो विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव बच्चों के अधिगम में क्या उत्पन्न कर देगी, बाधा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो देखिए, ये आपके थे 30 के 30 क्वेश्चन। तो आपको इसी तरीके से बराबर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट डालूं अलग अलग विषय के, जैसे ईवीएस हो गया, ये हो गया, या मैथ के, और मैथ में शिक्षण, ईवीएस के शिक्षण को भी ले लूं। तो यदि आपको स्पीड तेज लग रहा हो, यदि आपको कोई बदलाव चाह रहा हो कि सर ऐसे नहीं, इस तरीके से करवाइए प्रैक्टिस सेट, तो बिल्कुल आप अपने राय को कमेंट में कर दीजिएगा। जो भी राय होगा आपका, उस सभी चीजों को कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने ज्ञान को बांटिएगा, इस चैनल को बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड लक, जय हिंद।